कहते हैं कि इस जन्म के पापों की सज़ा हमें इसी जन्म में मिल जाती है, जिसका खामियाजा कभी कभी हमारे आसपास के लोगों और हमारे अपनों को भी देनी पड़ती है। लेकिन क्या ये हर बार मुमकिन है? क्या हर बार पाप और गुनाह करने वालों को सज़ा मिलती है, जिसे हम कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी? हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं डर एट द मॉल। ये कहानी है एक हॉन्टेड शॉपिंग मॉल की, जहां एक आत्मा वहां के सभी लोगों को एक एक करके मारने लगती है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हर घर की अपनी एक कहानी होती है, हर जगह का अपना एक इतिहास होता है, वैसे ही जब इस मॉल की असली कहानी हमारे सामने आती है तो सबका दिमाग घुमा के रख देती है। इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए ढेर सारा प्यार, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग जल्दी से जल्दी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हमारे साथ जहां डर का बसेरा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम राजेंद्र नाम के एक सिक्योरिटी चीफ को देख पाते हैं, जो किसी से बहुत डरा हुआ था और फ़ोन पर मॉल के मैनेजर जावेद खान से किसी विष्णु शर्मा को इस मॉल का सिक्योरिटी चीफ बनाने की बात कर रहा था, जिसका रीज़न वो नहीं बताता। राजेंद्र खुद एक सिक्योरिटी चीफ था और किसी दूसरे सिक्योरिटी चीफ के बारे में बात करता देख खान समझ नहीं पाता और दूसरे दिन की सुबह उससे बात करेगा ये बोलकर फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद राजेंद्र डरते हुए किसी को बोलता है उसने उसका काम कर दिया है और अपने जान की भीख मांगने लगता है। और हम उसके सामने एक भयानक आत्मा को देख पाते हैं जो बहुत ही गुस्से में थी और उसे ही देखे जा रही थी। ये देख राजेंद्र वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी वो आत्मा उस पर हमला करके उसे मार देती है। जिसके बाद हमें वो हॉन्टेड एमिटी मॉल दिखाया जाता है जहाँ राजेंद्र काम करता था, और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। जिसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम विष्णु को देख पाते हैं, जिसको वो आत्मा इस मॉल में बुलाना चाहती थी, और हम देख पाते हैं कि उसके आते ही वो आत्मा उसे फॉलो करने लगती है। तभी उस मॉल के राणा नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड विष्णु को रोक देता है। विष्णु बताता है कि इंटरव्यू के लिए वो मैनेजर जावेद खान से मिलने आया है। इंटरव्यू का नाम सुन उस गार्ड को लगता है कि वो कोई रिपोर्टर है, जिस कारण वो ज़बरदस्ती विष्णु का बैग चेक करने लगता है, जिससे इरिटेट होकर विष्णु एक ही मूव से उसका हाथ मोड़ देता है, जिसे देख वो गार्ड शांत हो जाता है और विष्णु को जावेद खान के पास ले जाता है। असल में विष्णु एक एक्स आर्मी ऑफिसर था, जिसकी नी इंजरी के वजह से उसे आर्मी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद से वो एक नौकरी की तलाश में था। और दूसरी तरफ एमिटी मॉल के मैनेजमेंट को भी शायद इस नौकरी के लिए पिछले एक हफ्ते से कोई नहीं मिला होगा, जिस कारण उन्होंने राजेंद्र के रिकमेंडेशन पर एक अच्छा ऑफर देकर विष्णु को बुला लिया। और इतना अच्छा ऑफर सुन विष्णु भी इस जॉब के लिए राजी हो गया। लेकिन जब विष्णु को राजेंद्र का उसके रिकमेंडेशन के बारे में पता चला तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो तो राजेंद्र को पहचानता ही नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, तभी वहाँ मॉल की मार्केटिंग चीफ दिशा वहाँ आ जाती है और खान को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुला ले जाती है। ये मीटिंग जावेद खान के बॉस और इस मॉल के मालिक आलोक मनचंदा ने रखी थी, जहाँ हम उनके इन्वेस्टर मिस्टर साहानी को भी देख पाते हैं। असल में टीवी पर उनके इस एमिटी मॉल के हॉन्टेड होने के बारे में न्यूज़ आ रही थी, जिससे उनकी बहुत बदनामी हो रही थी, और इसी कारण वे सभी परेशान थे, क्योंकि अगले ही दिन एमिटी मॉल का इनॉग्रेशन होने वाला था। इस मॉल को बनाने और इसके मार्केटिंग में उनका करोड़ों का पैसा लगा हुआ था, और अगर ये हॉन्टेड होने वाली खबर फैली तो ना तो कोई इस मॉल में अपनी दुकान खोलेगा और ना ही कोई यहाँ आएगा, जिससे उन्हें करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जिस वजह से आलोक का प्लान था कि किसी तरह एक बार इस मॉल को वे लोग चालू कर दें, जिसके बाद आलोक इसे ऊंचे दाम पर बेच देगा और वे लोग अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे, जिसे कहते हैं टिपिकल बिजनेसमैन मेंटालिटी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस मॉल के हॉन्टेड होने की अफवाह के कारण जो उन्हें लग रहा था कि ये सिर्फ एक अफवाह है, कोई भी यहाँ का सिक्योरिटी चीफ बनने से मना कर रहा था, और एक सिक्योरिटी चीफ के बिना इस मॉल की सिक्योरिटी को मैनेज कर पाना मुश्किल था, और सिक्योरिटी के बिना इस मॉल को ओपन कर पाना नामुमकिन था। तो मीटिंग के बाद खान विष्णु को बताता है कि इस मॉल के कंस्ट्रक्शन से लेकर राजेंद्र तक कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि सभी एक्सीडेंट थीं। लेकिन बाहर ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि ये मॉल हॉन्टेड है। विष्णु ने भी कॉन्फ्रेंस रूम में उनकी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन फिर भी वो इस जॉब को करने के लिए राजी हो जाता है, जिसके 2 कारण थे।
पहला तो ये कि वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, और दूसरा ये कि उसे इस नौकरी की ज़रूरत थी। ये सुन खान खुश हो जाता है और उसे काम पर रख लेता है, और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम विष्णु को लॉकर रूम में देख पाते हैं, जहां हम उसके पीठ पर एक गोली का निशान भी देख पाते हैं। आप इस गोली के निशान को याद रखिएगा, ये एक गोली इस पूरे कहानी के रुख को ही बदल देगी। खैर, तो राणा उस लॉकर रूम में राजेंद्र का लॉकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। ये देख वो दूसरी चाबी लेने ऑफिस की तरफ चला जाता है। विष्णु भी अपना यूनिफॉर्म पहनकर जाने लगता है। तभी राजेंद्र का लॉकर अपने आप खुल जाता है, जिसे देख विष्णु उसे चेक करने जाता है, और तभी उसके सामने राजेंद्र की एक फाइल गिरती है, जिसमें उस मॉल की कुछ तस्वीरें होती हैं, जिन्हें शायद राजेंद्र ने खींची थी, जिसमें किसी आत्मा के साय को हम देख पाते हैं। विष्णु ये सब देख समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी वो वहाँ एक छोटी सी बच्ची को देख पाता है, जो शायद रास्ता भटक के वहाँ आ गई होगी। उसे देख विष्णु उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो बच्ची दुख और दर्द भरी निगाहों से विष्णु को ही देखे जा रही होती है। ये देख विष्णु उसकी मदद करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो उस फाइल को वापस रख कर मुड़ता है, तो तब तक वो बच्ची वहाँ से गायब हो चुकी होती है, जिसे देख वो हैरान हो जाता है। फिर अचानक उस लॉकर रूम के स्टोर रूम से उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। और तभी राणा भी वहाँ आ जाता है, जिससे विष्णु जब उस बच्ची के बारे में पूछता है तो उसे इस बारे में कुछ पता नहीं होता, और ना ही उसने यहाँ से किसी बच्ची को जाते हुए देखा। उस कमरे तक पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहाँ से राणा अभी अभी आया था। राणा की बात सुन विष्णु सोच में पड़ जाता है कि एक छोटी बच्ची अचानक कहाँ और कैसे गायब हो गई। लेकिन इसे इग्नोर करके वे लोग मॉनिटरिंग रूम में मॉल के सभी कैमरास को चेक करने जाते हैं, जहां देखता है कि उस मॉल के कुछ कैमरास बंद पड़े हुए थे। ये देख विष्णु राणा को उन्हें चेक करने भेज देता है, और हम उस मॉनिटरिंग रूम के शीशे पर उस आत्मा के हाथ का छाप देख पाते हैं, जिसका मतलब वो आत्मा अभी भी विष्णु को फॉलो कर रही होती है। खैर, तो वे लोग एक एक करके सभी कैमरास को ठीक करते हैं। तभी बेसमेंट का कैमरा अपने आप ग्लिच करने लगता है, और हम उसमें उस आत्मा के चेहरे को देख पाते हैं। लेकिन विष्णु उसे नोटिस नहीं कर पाता, और राणा से उसे भी ठीक कराता है। तभी वो नोटिस करता है कि बेसमेंट के स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये देख विष्णु उसे दरवाजे को बंद करने भेज देता है। लेकिन जब राणा उस दरवाजे को बंद करने जाता है, तो तभी एक बॉक्स ऊपर के शेल्फ से अपने आप गिर जाती है। ये देख राणा उस बॉक्स को ऊपर के शेल्फ पर रखकर जब वापस जाने लगता है, तो वो बॉक्स फिर से गिर जाती है, जिसे देख राणा इस बार घबरा जाता है। और जब चेक करने वो उस बॉक्स के अंदर देखता है, तो वो आत्मा उस पर हमला कर देती है, और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरी तरफ हम विष्णु को देख पाते हैं, जो इन सबसे बेखबर एमिटी मॉल के हॉन्टेड होने वाला न्यूज़ देख रहा होता है, जहां हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि राजेंद्र का पूरा शरीर कार के अंदर ही जल गया था, लेकिन ना तो कार और ना ही उसकी सीट जली हुई थी। खैर, तो काफ़ी देर होने के बाद भी जब राणा वापस नहीं आता, तो चेक करने विष्णु बेसमेंट के स्टोर रूम में जाता है, जहां वो वॉकी टॉकी से राणा को बुलाने लगता है। लेकिन अंदर से किसी बच्चे का रिस्पॉन्स आता है, जिसे सुन विष्णु चौंक जाता है और चेक करने स्टोर रूम के अंदर चला जाता है, जहां उसे राणा का वॉकी टॉकी तो मिल जाता है, लेकिन राणा वहां नहीं होता। और तभी हम राणा को देख पाते हैं, जिसके पूरे शरीर को उस आत्मा ने एक बॉक्स की तरह मरोड़ कर शेल्फ पर रख दिया था। लेकिन अंधेरा होने के कारण विष्णु उसे देख नहीं पाता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो एक इंसान को खोज रहा था, ना कि एक बॉक्स को। तो उसे वहाँ कुछ मैनिक्विन्स दिखते हैं, जिनके बीच उसे रेनकोट पहना हुआ एक बच्चा दिखता है, लेकिन चेक करने पर वो भी एक मैनिक्विन निकलता है। विष्णु समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी तारों के बीच से उसे एक म्यूजिकल डॉल की आवाज़ सुनाई देती है, और जब वह उसे बाहर निकालने जाता है, तो हम उसके पीछे उस आत्मा को देख पाते हैं, जो उसका नाम पुकारती है, लेकिन विष्णु नहीं बल्कि अर्जुन। और सरप्राइजिंगली हम देख पाते हैं कि वो आत्मा विष्णु पर हमला नहीं करती, और तभी बहुत सारे बॉक्सेस विष्णु पर गिर जाते हैं, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है, और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे दिन की सुबह हम विष्णु को देख पाते हैं, जिसे तब तक होश आ चुका होता है, और वो सीधे जाकर खान को बताता है कि पिछली रात से ही राणा गायब है, और उन्हें पुलिस को बुलाने के लिए बोलता है, क्योंकि अब तक उसे ये समझ में आ गया था कि इस मॉल में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, और शायद इस मॉल के हॉन्टेड होने की बात सिर्फ एक अफवाह नहीं है। लेकिन खान का कहना था कि राणा एक पियक्कर टाइप का इंसान है, जो कहीं छुपकर पी रहा होगा, और बाद में वो भी आ जाएगा। लेकिन फिर भी जब विष्णु बार बार उनसे पुलिस को बुलाने की बात करता है, तो ये देख खान गुस्सा हो जाता है और बताता है कि आज मॉल का इनॉग्रेशन है, और वे लोग किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते, और विष्णु को इवेंट पर ध्यान देने और अरेंजमेंट्स को चेक करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है।
और ना चाहते हुए भी विष्णु को खान की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है और हम गेस्ट्स को एमिटी मॉल के इनॉग्रेशन पार्टी में आते हुए देख पाते हैं। और आज के इस पार्टी में हम आलोक मनचंदा की बेटी अहाना, जावेद खान का बेटा ननाऊ और मिस्टर सहानी के बच्चे मैंडी और केडी को भी देख पाते हैं, जो असल में कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ हमें इन सब किरदारों के कहानियों का भी पता चलता है। तो है कुछ ऐसा कि आलोक मनचंदा की पत्नी का देहांत हो चुका था, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी में तिशा आई, जो इस मॉल की मार्केटिंग चीफ भी है। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और बहुत जल्द शादी करने का सोच रहे होते हैं, और आलोक इस बारे में अपनी बेटी अहाना से बात करने का मौका ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ हम अहाना को देख पाते हैं, जो इस इनॉग्रेशन से खुश नहीं थी, क्योंकि आज ही उसके माँ की बरसी थी और आलोक ने आज ही के दिन ये इनॉग्रेशन पार्टी रखी थी। खैर, तो इसके बाद हम बात करते हैं मिस्टर सहानी की बेटी मैंडी की। मैंडी एक बिंदास टाइप की लड़की होती है, जो हमेशा लाइफ को एंजॉय करती रहती है। फिर बारी आती है सहानी के बेटे केडी की, जो एक बड़े बाप का बिगरैल टाइप का लड़का था और अहाना का बॉयफ्रेंड भी था। और आखिर में हम बात करते हैं जावेद खान के बेटे ननाऊ की। ननाऊ एक सीधा साधा टाइप का लड़का होता है, जो मन ही मन अहाना से प्यार करता है, लेकिन इजहार करने से डरता है। तो ये थी इनकी कहानी, मेरी ज़ुबानी। तो चलिए वापस चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। हम केडी और नन्नाऊ को बाथरूम में देख पाते हैं, जहां केडी मस्ती मजाक में नन्नाऊ के पैरों पर पानी डाले जा रहा था। तभी नन्नाऊ को उसके पापा यानी जावेद का कॉल आता है, तो वो उनसे बात करने लग जाता है। जावेद असल में नन्नाऊ की शादी अहाना से कराना चाहता था, ताकि वे दोनों आलोक के सारी प्रॉपर्टी के अकेले मालिक बन सके। तो थोड़ी देर बाद केडी वहां से चला जाता है और अचानक हम नन्नाऊ के पैरों पर फिर से पानी गिरते हुए देख पाते हैं, जो वो आत्मा कर रही थी। लेकिन नन्नाऊ को लग रहा था कि केडी अभी भी मजाक किए जा रहा है, जिससे इरिटेट होकर वो गुस्से में बाहर आता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, जिसे देख नन्नाऊ को लगा कि शायद उसके बाहर निकलने से पहले ही केडी वहाँ से चला गया होगा। तो वो भी वहाँ से चला जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम उन चारों दोस्तों को इनॉग्रेशन पार्टी में देख पाते हैं, जहाँ अहाना बहुत ज़्यादा नशा करने लगती है। ये देख केडी उसे किसी प्राइवेट जगह ले जाने की कोशिश करता है, ताकि वे दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन अहाना अपनी माँ के बरसी और अपने पापा के इनॉग्रेशन के कारण दुखी थी, जिस कारण वो केडी का इंसल्ट कर देती है और केडी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बाहर निकलकर केडी एक डांसर से मिलता है, जो आज के फंक्शन में डांस परफॉर्म करने वाली थी। वो केडी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन केडी खुद को रोक लेता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम आलोक और तिशा को देख पाते हैं, जो अहाना से उनके रिश्ते और शादी की बात करने का सोच रहे होते हैं। तभी हम अहाना को देख पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा नशे के हालत में होती है और बारटेंडर के जगह जाकर तमाशा करने लगती है, जिसे देख आलोक उसे रोकने जाता है, लेकिन वो आलोक पर ही गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है, जहाँ उस छोटी बच्ची की आत्मा उस पर हमला कर देती है। जिसका मतलब उस वक्त विष्णु के सामने एक आत्मा आई थी, लेकिन उसने विष्णु पर हमला नहीं किया। यहाँ तक कि उस ईवल स्पिरिट ने राजेंद्र और राणा को मार दिया, लेकिन विष्णु को मारने के बजाय उसे अर्जुन कहकर पुकारी थी। खैर, तो इसी बीच हम विष्णु को देख पाते हैं, जिसके साथ एक एक करके 3 घटनाएं घटती हैं। विष्णु देखता है कि एक सिक्योरिटी गेट में कुछ प्रॉब्लम है और अपने आप बीप साउंड कर रहा है। ये देख वो उस गेट को ऑफ कर एक टेक्नीशियन को बुलाने भेजता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है, तो वो गेट वापस ऑन हो जाता है और बीप साउंड करने लगता है, जिसे देख विष्णु उसे चेक करने जाता है। तो वहाँ उसे बहुत से कंचे दिखते हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए वो मॉल के बाहर एक पेड़ के पास पहुँच जाता है, जहाँ उसे एक पुराना झंक लगा हुआ किसी बच्चे का टिफिन बॉक्स मिलता है। तभी उसकी आंखों के सामने उस मॉल के जगह एक दहकती हुई आग दिखती है, जिसके सामने एक व्यक्ति उस पर गोलियां चला रहा होता है। ये देख विष्णु बहुत डर जाता है, लेकिन दूसरे ही पल वो आग और वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसे देखे विष्णु समझ नहीं पाता कि अचानक उसने ये क्या देखा। तो वो उस टिफिन बॉक्स को लेकर अपने ऑफिस चला जाता है। विष्णु को उसमें किसी बच्चे के खिलौने और एक तस्वीर मिलती है, जो कि किसी मैडलाइन होम नाम के एक अनाथालय का होता है, जिसे देख विष्णु को शक होता है कि कहीं इस मॉल में होने वाले हादसों का इस अनाथालय से कोई कनेक्शन तो नहीं। जिसके बारे में और थोड़ा छानबीन करने पर उसे पता चलता है कि आज जिस जगह ये मॉल खड़ा है, ये प्रॉपर्टी पहले मैडलाइन होम का था, जिसे कोई मदर मैडलाइन नाम की एक गूंगी नन चलाती थी, जिन्होंने एक दिन किसी कारण मैडलाइन होम में आग लगा के अपने साथ अनाथालय के 21 बच्चों को भी जलाकर मार दिया था। लेकिन उस दिन उन बच्चों में से एक बच्चा बच गया था, जो आज तक किसी को नहीं मिला।
और इससे पहले कि विष्णु और कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाता तभी उसे पता चलता है कि मॉल में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसे जब वो चेक करने जाता है तब टेरेस पर अहाना को देख पाता है, जो एक पजेस्ड हालत में वहाँ से छलांग लगाने वाली होती है। लेकिन इससे पहले कि अहाना वहाँ से जंप लगाती, विष्णु उसे बचा लेता है। लेकिन तभी अहाना एक पजेस्ड हालत में उससे बोलती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया अर्जुन। दोबारा ये नाम सुन विष्णु चौंक जाता है, और वो भी एक अनजान लड़की से। तभी अहाना अपने होश में आ जाती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता कि उसे क्या हुआ था और वो यहाँ कैसे आई। तभी वहाँ केडी आ जाता है और अहाना को वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद विष्णु भी अपने ऑफिस आके अपने आगे की इन्वेस्टिगेशन में जुट जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मॉल के उस आत्मा की तस्वीर और उस अनाथालय के नन की तस्वीर हूबहू मिलती है, जिसका मतलब वो आत्मा मदर मैडलाइन की ही है जो लोगों को मार रही है, जिसे देख वो चौंक जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम सहानी को देख पाते हैं जो पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है। तभी अचानक उस हॉल के सभी लोग गायब हो जाते हैं और वो खुद को वहाँ अकेला पाता है, जिससे वो घबरा जाता है। और तभी मैडलाइन की आत्मा उसके सामने आ जाती है, जिसे देख वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उस हॉल में सभी लोग मौजूद थे और पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सहानी उन्हें देख नहीं पा रहा था, जो जाहिर सी बात है कि मैडलिन की आत्मा उसे दिखा रही थी। सहानी उस मॉल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी मैडलिन की आत्मा कुछ कंचों को फर्श पर गिरा देती है, जिससे सहानी एस्केलेटर से गिर के मारा जाता है। दूसरी तरफ इससे अनजान हम उन चारों दोस्तों को देख पाते हैं जो मस्ती कर रहे होते हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर केडी मौके पर चौका मारने के लिए अहाना को मॉल के एक अलग जगह ले जाता है, ताकि वे दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन वहाँ अहाना को पता चल जाता है कि केडी ने किसी दूसरी लड़की के साथ उसे धोखा दिया है, जिससे उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और अहाना वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम मैंडी को देख पाते हैं जो थोड़ा टाइम पास और मस्ती करने अकेले ही आइस स्केटिंग करने लगती है। तभी हम वहाँ रेन कोट पहने एक बच्चे को देख पाते हैं, जिसे वहाँ इस तरह देख मैंडी घबरा जाती है। लेकिन जैसे ही मैंडी उसे छूती है तो वो बच्चा उसके सामने ही गायब हो जाता है, और देखते ही देखते वो आत्मा उसे उठाकर ज़मीन पर पटक देता है, जिससे मैंडी की वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद कहानी वापस केडी पर फोकस करती है, जहाँ अहाना के जाने के बाद केडी उस रूम से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है। ये देख केडी को लगता है कि अहाना ने गुस्से में शायद उसे लॉक कर दिया होगा, तो वो मदद के लिए कॉल लगाने जाता है, लेकिन उसे सिग्नल भी नहीं मिलता, जिसे देख वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है ताकि सीसीटीवी पर उसे कोई देख ले और वहाँ आ जाए। लेकिन तभी अलमीरा से उसे कोई सीटी बजा के बुलाता है, और जब केडी उसे चेक करने जाता है तो वो आत्मा उस पर हमला कर देती है। लेकिन तब तक विष्णु ने केडी को उस अंधेरे कमरे में घूमते हुए देख लिया होता है और उसी वक्त उसकी मदद करने वहाँ आ जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, केडी मारा जा चुका था। केडी के खौफनाक मौत को देख ननाऊ और अहाना बहुत डर जाते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब तक 3 मौतें हो चुकी थीं, जिसमें सहानी समेत उनका पूरा परिवार ही मारा गया था। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। ये रात उनके लिए ये क़यामत की रात होने वाली थी, जिसकी उन्हें भनक तक नहीं थी। खैर, तो अब तक पार्टी में आए सभी गेस्ट्स जा चुके थे। ये देख आलोक, जावेद और तिशा बच्चों और सहानी को खोजने जाते हैं ताकि वे भी घर वापस जा सकें। लेकिन उन्हें जब इन सभी मौतों के बारे में पता चलता है तो वे पुलिस को कॉल लगाने जाते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली किसी के भी मोबाइल पर कोई सिग्नल नहीं होता। वे समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी मॉल ऑटो लॉक मोड पर चला जाता है, जिसे देख सभी गेट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे बाहर निकल पाते वो गेट बंद हो जाता है। ये देख वे सभी अपने एक्सेस कार्ड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। और सोने पे सुहागा वो आत्मा मॉल के सभी लाइट्स भी बंद कर देती है, जिसके बाद अनाथालय के बच्चों की आत्मा उन्हें हॉन्ट करने लगती है, जिससे डरकर खान उन पर चारों दिशाओं में फायर करने लगता है। लेकिन एक आत्मा पर गोलियों का क्या ही असर होता। ये देख वे सभी दूसरे रास्तों की मदद से उस मॉल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उस आत्मा ने सभी इमरजेंसी एग्जिट और स्टेयर्स के दरवाज़ों को बंद कर दिए थे, जिसे देख सभी पैनिक करने लगते हैं। तभी उस मॉल का इमरजेंसी लाइट ऑन हो जाता है, जिसे देख उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन बिना वक्त गवाए वे सभी लिफ्ट से बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो लिफ्ट उन्हें वापस 4थी मंजिल पर ले आती है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं, और तभी वो आत्मा तिशा को पकड़ कर ले जाती है और आलोक कुछ नहीं कर पाता। ये देख खान और विष्णु सभी को लेकर सर्वेलेंस रूम में जाते हैं, जहाँ इस मॉल का ब्लूप्रिंट रखा हुआ था, जिसकी मदद से उन्हें इस मॉल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता मिल सकता था।
दूसरी तरफ हम तिशा को एक छोटे से कमरे में बेहोशी की हालत में देख पाते हैं, जिसे उस आत्मा ने अभी तक नहीं मारा था। और जब तिशा को होश आता है तो वो बाकियों को ढूंढने लगती है और हम उसके पीछे उस अनाथालय के बच्चों के आत्माओं को देख पाते हैं जो उसे हॉन्ट करने लगते हैं, जिससे डर के तिशा किचन की चिमनी के सहारे वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वो आत्मा किचन के बर्नर को ऑन कर देते हैं, जिससे सारी में आग लगने के कारण तिशा जल के मारी जाती है। दूसरी तरफ इससे अनजान हम बाकियों को देख पाते हैं जो सर्वेलेंस रूम में ब्लूप्रिंट को ढूंढ रहे होते हैं। तिशा को खोकर आलोक बहकी बहकी बातें करने लगता है। आलोक बोलता रहता है कि हमें टेरेस पर जाना चाहिए, जहाँ से मदद और सिग्नल दोनों मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि टेरेस पर जाने वाला गेट भी बंद था। तभी खान को वो ब्लूप्रिंट मिल जाता है। उस ब्लूप्रिंट की मदद से उन्हें पता चलता है कि डक्ट के जरिए वे लोग बेसमेंट तक पहुंच सकते हैं, जहां से उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन आलोक तब भी टेरेस पर जाने की रट लगाए रखा था, जिससे इरिटेट होकर खान और उसमें झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी वहां मैडलिन की आत्मा आ जाती है, जिसे देख खान उस पर गोली चला देता है। लेकिन अंधेरा होने के कारण वो गोली ननाऊ को लग जाती है और वो मारा जाता है। अपने इकलौते बेटे को खोकर खान पागल जैसा हो जाता है और गुस्से में उन सभी पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे बचकर आलोक, अहाना और विष्णु एक जगह जाकर छुप जाते हैं। और तभी मैडलिन की आत्मा खान पर हमला कर उसके सिर को धड़ से अलग कर देती है। ये खौफनाक नज़ारा देख वे लोग सहम जाते हैं, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं करता। मैडलिन की आत्मा के जाने के बाद वे लोग छुपते छुपाते डक्ट रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां से वे लोग एसी डक्ट के जरिए धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं। वहां हम उन बच्चों के आत्माओं को भी देख पाते हैं जो चुपके से उन्हें देख और फॉलो कर रहे होते हैं। तभी अचानक मैडलिन की आत्मा आके विष्णु को अपने साथ ले जाती है। ये देख आलोक और अहाना वहां से भागने लगते हैं। तभी मैडलिन की आत्मा वापस आ जाती है और उन पर हमला कर देती है, जिससे बचते बचाते वे दोनों किसी तरह बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम विष्णु को देख पाते हैं जो डक्ट में ही बेहोश पड़ा हुआ था। और तभी वो आत्मा उसे फिर से अर्जुन कहकर पुकारती है, जिससे विष्णु को होश आ जाता है और अपने सामने उसी बच्ची को देख पाता है जिसे उसने अपने काम के पहले दिन देखा था, जो असल में एक आत्मा होती है। वो बच्ची विष्णु को मैडलिन होम की असली कहानी सुनाती है। और दोस्तों, यहाँ हमें इस कहानी की सच्चाई के बारे में पता चलता है। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि मदर मैडलिन एक अच्छी और नेक दिल की इंसान थी और बच्चों से बहुत प्यार करती थी, जिस कारण उन्होंने कभी शादी नहीं की और एक नन बनकर सभी अनाथ बच्चों को अपने घर में पनाह देकर उनकी पढ़ाई लिखाई और देखभाल करने लगी थी। मतलब मदर मैडलिन उन बच्चों के लिए माँ के समान थी और बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन आलोक की बुरी नज़र इस प्रॉपर्टी पर पड़ी और वो उसे ख़रीदना चाहा, लेकिन मदर मैडलिन उसे बेचना नहीं चाहती थी। तो आलोक ने खान को भेजकर मैडलिन को उनके सभी बच्चों के साथ जिंदा ही जला दिया। वो छोटे छोटे बच्चे चिखते चिल्लाते रहे, लेकिन उन्हें थोड़ी भी रहम नहीं आई और वे सभी जलकर मारे गए। लेकिन उन बच्चों में से अर्जुन नाम का लड़का बच गया, जिस पर खान ने गोली भी चलाई थी, जिससे अर्जुन घायल तो हो गया था, लेकिन वो किसी तरह उनसे बच गया। लेकिन गोली लगने के कारण अर्जुन बेहोश हो गया और अपनी याददाश्त खो दी। और वो अर्जुन नाम का लड़का और कोई नहीं बल्कि विष्णु ही है। और यहाँ कुछ बातें भी साफ हो जाती हैं, जैसे क्यों मैडलिन की आत्मा विष्णु को वहाँ बुलाना चाहती थी ताकि वो उसकी याददाश्त को वापस ला सके, और वो आत्माएं उस पर ही हमला करती थीं जिसके साथ अर्जुन नहीं होता था, जैसे राणा, साहानी, मैंडी और खान। केडी के वक्त अर्जुन ने उसे देख लिया था, जिस कारण मैडलिन ने अर्जुन के आने से पहले ही केडी को मार दिया। और ननाऊ के वक्त मैडलिन ने उसे सभी से अलग करके ऐसी सिचुएशन बना दी थी कि खान ने गोली तो मैडलिन पर चलाई थी, लेकिन वो लगी ननाऊ को थी, और वो आग के सामने खड़े होकर गोली चले वाला व्यक्ति असल में खान था। अर्जुन को ये विजन और उसके बचपन का वो टिफ़िन बॉक्स मैडलिन की आत्मा ने दिखाया था ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। खैर, तो ये सब जानकर अर्जुन को सारी बातें याद आ जाती है। दूसरी तरफ हम आलोक और अहाना को देख पाते हैं जो उस मॉल से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी अर्जुन वहां आकर आलोक पर हमला कर देता है और उसकी खूब पिटाई करता है। आलोक और अहाना को समझ में नहीं आता कि विष्णु उन्हें क्यों पिट रहा है। तब विष्णु उन्हें मैडलाइन होम की सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि जो लड़का उस दिन बच गया था वो लड़का वही है और उसका नाम विष्णु नहीं बल्कि अर्जुन है। अपने पिता की भयानक हरकतों को सुन अहाना के तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। लेकिन आलोक यहाँ भी अर्जुन से डील करने लगता है, और वैसे भी इस तरह के दरिंदे से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन तभी मैडलाइन की आत्मा वहाँ आ जाती है और आलोक को उस दिन आग के शांत होने के बाद का मंजर दिखाती है। और मैडलाइन समेत सभी बच्चों के आत्मा आलोक के सामने आते हैं और देखते ही देखते मैडलाइन आलोक के शरीर को अंदर से जला के राख कर देती है
और एक शैतान का अंत हो जाता है, जिसके बाद वो आहाना को भी अंदर से जलाने लगती है। ये देख अर्जुन उसे छोड़ देने को कहता है क्योंकि आहाना बेकसूर थी और जो पाप पिता ने किया उसकी सज़ा उसके बच्चों को क्यों मिले। लेकिन जब मैडलाइन नहीं मानती तो अर्जुन आहाना को अपनी बाहों में ले लेता है, जिससे होता ये है कि अर्जुन का शरीर भी अंदर से जलने लगता है। ये देख आखिर मैडलाइन की आत्मा अर्जुन की बात मान जाती है और दोनों को छोड़ देती है और सूरज के पहेली किरण के साथ सब कुछ शांत हो जाता है, जिसके बाद अर्जुन वहाँ मदर मैडलाइन और अपने बचपन के सभी दोस्तों के आत्माओं को देख पाता है जिन्हें मुक्ति मिल गई थी और ये मॉल भी अब हॉन्टेड नहीं था। और इसी के साथ ये लास्ट सीन भी यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में।